हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमारी जो सीरीज़ थी 2000 पॉलिटी की, तो वो अभी 2017 हो गया। तो अभी हम 2018 के वीडियोस देखेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस। 2017 का अगर देखा नहीं रहेगा तो आप ये आई आइकन पर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते। ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि आप पढ़ सकते हो। देखते हैं, चलिए 2018 के क्वेश्चंस पॉलिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office। मतलब जितना कार्यकाल गवर्नर का रहेगा ऑफिस में, तब तक आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगा सकते गवर्नर के अगेंस्ट। मतलब अगर उन्होंने कुछ भी क्रिमिनल ऑफेंस किया, मतलब खून वगैरह या कुछ भी उनके ऑफिस के टर्म के ड्यूरिंग, तो उनके अंडर कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लगा सकते। और सेकेंड है, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग इस टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब जो भी अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स है, तो उसको खारिज या बंद नहीं किया जा सकता उनके टर्म के दौरान। तो इसमें से कौन सा सही आपको चूज करना है, तो कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर है सी, बोथ, दोनों सही है। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछा था, प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो अभी देखिए गवर्नर पे पूछा, गवर्नर के बारे में थोड़ा सा। जैसे कि आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा अपोजिट ही भी क्वेश्चन पूछते हैं या उसके आजू बाजू ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसके आजू बाजू क्वेश्चन पूछेंगे, पर एक जनरल आइडिया आ जाती है कि बाबा ये अगर इसके बारे में पूछा तो ये भी पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं इसका गवर्नर के बारे में। तो आर्टिकल 361 में दिया गया है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। और दूसरा है कि कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट भी नहीं हो सकती प्रेसिडेंट की या फिर गवर्नर की कौन से कोर्ट में। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर को पूरी इम्यूनिटी रहती है उनके टर्म ऑफ ऑफिस में। और आर्टिकल 158 में तो पूरा बताया गया है कि पूरा डिटेल में किया है कि गवर्नर के बारे में क्या क्या रहना चाहिए। अब जैसे कि गवर्नर कोई भी मेंबर नहीं रहना चाहिए हाउस का, पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर का, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है। फिर इफ़ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर मेंबर रहा तो उन्हें वो वैकेट करना पड़ेगा उस सीट, और फिर इनको एंटर करना पड़ेगा उनके ऑफिस ऑफ गवर्नर में। फिर गवर्नर शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कोई दूसरा अगर गवर्नर की पोस्ट है, मतलब वो कौन सा बिजनेस वगैरह या अलग सोर्स से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मतलब जो गवर्नर है वो उनका वो जॉब ही देखेंगे, बाकी ऐसा कुछ अलग बिजनेस या कार का ऐसा कुछ नहीं कर सकते, दूसरे इधर से प्रॉफिट नहीं ले सकते हो। फिर गवर्नमेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट और रेंट टू यूज हिज ऑफिस ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंसेस and shall be also entitled to such emoluments, allowances, privileges may be determined by parliament by law and until provision that behalf is so made, such emoluments, allowances are specified in the second schedule। अभी आपने हमने पिछले वीडियो में क्या, उसके पिछले वीडियो में देखा था कि शेड्यूल्स के बारे में। तो सेकंड शेड्यूल में पूरा इमोल्यूमेंट्स और ये इनका सैलरी वगैरह सब देखा था। तो उनमें पूरा स्पेसिफाई किया कि गवर्नर को कोई ऐसा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब ऐसे जैसे कि रेंट भरना नहीं पड़ेगा उनके ऑफिस का या फिर उनके ऑफिशियल रेसिडेंस का। तो उनको ऑलमोस्ट सब मेजरली जो पर्क्स रहेंगे उनको फ्री रहते हैं। तो उनमें ऐसा पूरा स्पेसिफाई किया है सेकंड शेड्यूल में। तो शेड्यूल के लिए आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हो, मेरे पूरा डिटेल में बताया मैंने। फिर बाद में वही हो गया, इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस जो गवर्नर के वो डिमिनिश नहीं कर सकते हम, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द लॉ, रूल ऑफ लॉ। मतलब मेन फीचर क्या है रूल ऑफ लॉ का। अभी रूल ऑफ लॉ क्या है हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे और उसके बारे में आपको बताना है। तो पहले लिमिटेशन ऑफ पावर्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। इसमें से कौन सा सही है, तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो पहली बात तो पीपल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल चाहिए पीपल को। ये अगर ये सिंपल ट्रिक भी समझी रहती ना आपने, तो आपको 50-50 तक चांसेस आ जाते थे। देखिए अगर 3 एलिमिनेट कर दिया, ये गया ये गया, अब ये दोनों में रह गया। अभी लिमिटेशन ऑफ पावर्स के ऊपर पूरा खेले। अभी देखिए 2 and 4 है, इसमें भी 2 and 4 है, मतलब ये देखने की भी ज़रूरत नहीं ये है ये नहीं। तो अभी पूरा फोकस रहेगा 1 पे, अगर 1 सही रहा तो ये आंसर रहेगा। तो लिमिटेशन ऑफ पावर्स है क्या, तो है, इसलिए आंसर सी हो गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहनी चाहिए पीपल को, ना कि उल्टा। अभी टर्म जो रूल ऑफ लॉ है वो इंग्लैंड में ओरिजिनेट हो गया था और इंडिया ने उसे अडॉप्ट किया था। अभी बेसिक फीचर जो रूल ऑफ लॉ जिन्होंने बनाया वो उनका नाम है डाइसी, एवे डाइसी।
ये लक्ष्मीकांत में दिया है पूरा आर्टिकल 14 के अंडर। तो इसमें क्या बताया है कि लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी स्पेशल राइट्स फॉर एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब लॉ अगर लॉ लागू होता है तो ऐसा स्पेशल लोगों के लिए लॉ लागू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सबके लिए लॉ लागू होता है। और लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एक्सेट्रा। मतलब वही बताया कि लॉ सबको इक्वली देखता है, उसका जात क्या है, धर्म क्या है, वो नहीं देखेगा, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। इवन प्राइम मिनिस्टर को हो गया, सिर्फ प्रेसिडेंट और इसके लिए छोड़ा ना थोड़ा सा, क्योंकि उनके ऊपर उनके ऑफिस ड्यूरिंग रहता है, बाद में तो उनके ऊपर लॉ लग सकता है। तो फिर इसलिए नन इज पनिश्ड विदाउट प्रॉपर ट्रायल। अगर ट्रायल होने के बाद ही उनको पनिशमेंट दिया जाता है, मतलब कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स रहेंगे वो फॉलो करने के बाद ही उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ऑल विल बी ट्राइड बाय द सेम कोर्ट अंडर द सेम लॉ। ठीक है। रूल ऑफ लॉ इज टू सेफगार्ड एंड एडवांस द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन अ फ्री सोसाइटी। मतलब वही है, लॉ का काम क्या होता है कि सेफगार्ड करना जो भी इनको पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल को। मतलब अभी पॉलिटिकल सिविल राइट्स मतलब कैसा, राइट टू वोट हो गया। अभी राइट टू वोट करने के लिए हमें अगर कोई ऐसा ऑब्स्टिकल या फिर हमें अड़चन दे रहा है तो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो गया, तो इसके अगेंस्ट हम प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसके ऊपर उनको पनिशमेंट हो जाएगी। तो ऐसा रूल ऑफ लॉ सबके लिए लागू होता है। और रूल ऑफ लॉ डज नॉट गिव स्कोप टू एब्सोल्यूट एंड आर्बिट्री पावर्स टू द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, जो पीएम हो गए, जो एग्जीक्यूट करते हैं जो भी लॉ वगैरह है, तो उनके ऊपर पूरा एक बंधन रहता है कि वो कुछ भी कैसे भी लॉ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते या पब्लिकली अप्लाई कर सकते। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा स्कोप नहीं रहता। मतलब उनको ये पूरा ध्यान में रखना चाहिए कि पब्लिक के लिए क्या अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से उन्होंने लॉ बनाना चाहिए, इसलिए उनके ऊपर पूरा बंधन कारक रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द स्पीकर। अब स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आया, अब स्पीकर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज और ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। मतलब अगर असेंबली के मेंबर नहीं रहे तो उनको ऑफिस, जो स्पीकर का जो उनका पद है, उनको विकेट करना पड़ेगा, मतलब निकल जाना पड़ेगा अगर वो मेंबर नहीं रहते असेंबली के। और सेकंड, वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वेकेट हिज और हर इमीडिएटली पर फोकस रहना चाहिए। अभी इन्होंने बताया कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व होती है तो स्पीकर को भी निकल जाना चाहिए, तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कौन सा है इसमें से, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो इसका आंसर ये गलत है, इमीडिएटली नहीं होता, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है ना, तो उसके इमीडिएट नहीं, जो जब फर्स्ट मीटिंग होगी असेंबली की तब उन्हें वेकेट करना पड़ता है। तब तक तो वो वैसे ही रहते हैं, मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व भी हो गई ना तभी तक स्पीकर रहेगी, उसके बाद भी स्पीकर रहते हैं जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं होती। तो इसलिए ये सेकंड आंसर गलत है और फर्स्ट सही है, आंसर 1 हो गया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आंसर ये है, अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट। ये पहला स्टेटमेंट था कि अगर ऑफिस वेकेट किया उन्होंने असेंबली का, अगर मेंबर नहीं बने असेंबली के तो उनको वेकेट करना पड़ेगा। फिर बाद में वो राइटिंग में दे सकते हैं अंडर हैंड एड्रेस्ड इफ सच मेंबर इज द स्पीकर टू द डेप्यूटी। मतलब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन लेटर देते, मतलब स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा रेजिग्नेशन लेटर। एंड इफ सच मेंबर रिजाइन इज ऑफिस, ठीक है, मतलब तब रिजाइन कर देंगे वो अगर रिटर्न नोटिस दिया उनको। फिर अब मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली। अगर स्पीकर को तभी भी निकाल सकते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने मेजोरिटी से उन्हें रेजोल्यूशन एक पास किया कि बाबा इन्हें निकालना है, तब निकाल सकते, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सेकंड बाद में है कि व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब वही बोला कि आप स्पीकर इमीडिएटली तो वेकेट नहीं करते जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। अब ये देखिए, नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप मतलब उसमें से जो भी जितने भी स्टेटमेंट्स है उसमें से बेस्ट कौन सा है। बिटवीन क्या, तो लॉ और लिबर्टी के बीच में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप कौन सा है। तो इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी, ज़्यादा लॉ रहे तो लिबर्टी लेस रहेगी, या फिर देर आर अगर लॉज नहीं रहे तो लिबर्टी नहीं रहेगी। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, या फिर लॉज आर चेंज टू ऑफन द लिबर्टी इज इन डेंजर। ऐसा देखा जाए तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा, ये भी सही लग रहा है, ये थोड़ा ऑड लग रहा। लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल ऐसा तो नहीं होता, उनके रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे, तो पीपल तो नहीं बना सकते अगर लिबर्टी रहेगी तो ये तो थर्ड वाला गलत हो गया।
चेंज ऑफन, तो लॉ लिबर्टी इज इन डेंजर। अभी लॉज तो काफ़ी बार चेंज होते, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डेंजर में आ जाएगी, तो फोर्थ भी गया। अभी फर्स्ट देखते हैं, इफ़ देर आर मोर लॉज देर इज़ लेस लिबर्टी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अभी हमारे यहाँ भी बहुत लॉज है, तो इसका मतलब लेस लिबर्टी है क्या? तो ऐसा नहीं है, ये भी गलत आंसर ही हो गया। तो ऐसे एलिमिनेशन थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। अभी इसमें पूरा कंसेप्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स थे। थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन बेस किया, अभी लॉज देखिए हमारे यहाँ कितने लॉज है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि आंसर था, इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। अगर लॉज नहीं रहेंगे तो लिबर्टी भी नहीं रहेगी, क्योंकि लॉज पे अगर कोई लॉ ही नहीं बनाएगा तो कोई भी कैसे भी करेगा और उसकी लिबर्टी तो खतरे में ही जाएगी, इसलिए इसका मतलब है कि लिबर्टी ही रहेगी नहीं। एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स ऑन एन इंडिविजुअल इज डिफाइंड एज लिबर्टी, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स। अभी इसका मीनिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया आगे, पर ये अभी एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट्स मतलब क्या? जो भी बंधन रहेगा उसका अगर एब्सेंस रहेगा आपके ऊपर तो उसे लिबर्टी कहा जाता है। और जॉन लॉक ने बताया कि द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू एबॉलिश और रिस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड एनलार्ज फ्रीडम। और लॉ का काम क्या होता है? लिबर्टी को क्या कम नहीं करना, उल्टा उनको बढ़ाना। लिबर्टी जो इंडिविजुअल की रहेगी उनको पूरा एक एनलार्ज करना, फ्रीडम देना उनको। और व्हेन देर इज नो लॉ देर इज नो फ्रीडम, फॉर लिबर्टी इज टू बी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट एंड वायलेंस फ्रॉम अदर्स विच कैन नॉट बी और वेयर देर इज नो लॉ। वही बताया, अगर लॉ ही नहीं रहेगा तो लिबर्टी खतरे में आ जाएगी, पूरा रिस्ट्रेंट और वायलेंस हो जाएगा। इसलिए आंसर हो गया, देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेसिडियरी पावर वॉज गिवन टू द। अभी रेसिडियरी पावर के बारे में पूछा गया है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। तो GOI 1935। अभी इसमें बहुत सारे एक्ट्स है, जैसे कि पूरा स्टार्ट होता है 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट से लेके फिर पिट सिंडला एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का, 58 का, आई गेस 58 का है, क्योंकि बाद में ये बनाया गया था, रिवोल्ट हो गया था 1857 में, इसलिए 58 का हो गया। फिर 1860s में 61, 62 में काउंसिल्स एक्ट आ गए। ये सब मेजर मेजर एक्ट्स है, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में रहता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि रेसिडियरी पावर जो है वो किसको दिया गया था इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर। तो सोचिए, तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल। मेजरली गवर्नर जनरल पे ही पूरा फोकस रहता है, कि फेडरल जनरल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तो कुछ संबंध ही नहीं आता, उनके ऊपर पावर तो दिए नहीं देते। प्रोविंशियल गवर्नर तो कुछ ऐसा रिलेटिव नहीं होता, इसलिए आंसर बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें से बहुत सारे एक्ट्स है, तो इसमें से मेजर मेजर एक्ट तो सभी है, पर 1813 वाला चार्टर एक्ट जो है, फिर 1833 वाला, 1858 वाला, फिर 1935, 1919, 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया, ये मॉन्टेमिर्लो हो गया, मॉर्लेमेंटो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, इसके ऊपर जो फीचर्स रहेंगे उनके तो पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, उसके ऊपर काफ़ी सवाल पूछते। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, तो उसके फीचर्स क्या है वो देखेंगे। पहले तो जो डायरकी थी प्रोविंसेस में, तो उसको एबॉलिश किया गया। डायरकी मतलब डुअल रूल था, और इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर में डायरकी डाली गई, मतलब प्रोविंसेस जो थे उनमें निकाल दी और डायरकी सेंटर में ला गई। और बाद में एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एन एडवाइजरी बॉडी इन इट्स प्लेस। जो इंडियन काउंसिल था उनका एबोलिश किया, और बाद में ऑल इंडिया फेडरेशन भी एस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज में और प्रिंसली स्टेट्स में। उसके बाद में यूपीएससी का भी है, 3-4 फीचर्स है वैसे, तो उसके ऊपर हम देखेंगे। मतलब ये ऑल इंडिया सर्विसेज भी इन्होंने किया था, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम डिटेल में। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी देखिए फिर से प्रेसिडेंट के ऊपर आया, इलेक्शन के बारे में पूछा गया है। अभी प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये काफ़ी फ्रिक्वेंट टॉपिक से रहते, तो इसमें से ज़्यादातर सवाल बनते। अभी इसमें बताया गया कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर एक एमएलए की जो वोट की पावर रहती है, जो प्रेसिडेंट में अगर वोट करते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो रहता है उसके बारे में हम देखेंगे, पर उसका जो एमएलए का जो वोट रहता है, हर एक एमएलए का वोट वो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ही पहला स्टेटमेंट है। सेकंड में द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। मतलब इन्होंने बताया कि लोकसभा के जो वोट रहते हैं एमपीज के, वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं राज्यसभा से, मतलब जो पावर रहती है उनकी वैल्यू जो रहती है वो ज़्यादा रहती है लोकसभा की। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है आपको।
तो पहला तो सही है, क्योंकि हर एक स्टेट की जो पॉपुलेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही उनका वोट रहता है, तो इसलिए उनका वैल्यू जो है वो भी वेरी करती है। और जो लोकसभा और राज्यसभा के जो भी एमपीज़ है तो उनका इक्वल ही रहते हैं, ना कि बड़ा छोटा। तो लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल वोट्स रहते हैं एमपीज़ के, ना कि अलग अलग। तो ये सेकंड गलत, फर्स्ट सही। आंसर हो गया वन ओनली। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी प्रेसिडेंट का जो भी इलेक्टोरल कॉलेज रहता है, मतलब जो कौन कौन इन्हें इलेक्ट कर सकता है, तो वो होते हैं इलेक्टेड जो मेंबर रहते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है यूनियन टेरिटरीज में, जो दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो ही यूटीज से इलेक्टेड रहते हैं, मतलब इनके असेंबली है। तो जितने भी इलेक्टेड रहेंगे वो सब आते हैं मेजरली लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली के। काउंसिल के नहीं आते, ना ही जो अदर यूनियन टेरिटरीज उसमें तो असेंबली है ही नहीं। और जो नॉन इलेक्टेड रहते या नॉमिनेटेड, उनका रोल नहीं आता, उनका रोल इलेक्शन के अंडर नहीं आता, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन करना रहेगा तब आता है। मतलब इनको अगर रिमूव करना रहेगा प्रेसिडेंट को, उनको बोलते हैं इम्पीचमेंट, उनका वर्ड है इम्पीचमेंट। अगर इम्पीच करने का रहेगा प्रेसिडेंट को तब नॉमिनेटेड भी मेंबर्स आ जाते हैं इसमें, पर इसमें नहीं आते। इतना थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम। और बाद में ही इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इनका ये जो मेथड है इलेक्टेड इनडायरेक्टली रहता है। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी पिछली बार हमने 324 से 329 तक देखा था कि इलेक्शन कमीशन आता है, तो उसमें कौन से इलेक्शन थे, तो प्रेसिडेंट का भी था और वाइस प्रेसिडेंट का भी था। तो ये आर्टिकल 324 में बताया गया कि इनके इलेक्शन जो भी रहेंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और बाद में तो वही बताया कि एमएलए और एमपी के वोट्स कैसे कैसे रहते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक अंदरूनी भाग है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का। तो ये जो है ये किस में इम्प्लाई किया गया है, कौन से आर्टिकल में इम्प्लाई किया गया है, ये बोला है। तो आपको कौन सा लगता है, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो आर्टिकल 14, 17, 21 और 24 ये देख के ही समझ में आ जाएगा कि किस में रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो आर्टिकल का खुद का नाम ही यही है, आर्टिकल 21 का, इसलिए वही आंसर हो जाता है, बाकी तो कुछ है नहीं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है या अनटचेबिलिटी है। फिर आर्टिकल 24 तो अलग ही है, इसका और इसका कुछ संबंध ही नहीं आता। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब अगर किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी पर क्वेश्चन करना है या फिर उन्हें कुछ करना रहेगा तो जो लॉ में बताया गया वही कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट तो आप किसी भी पर्सन पर, उसके लिबर्टी पर आप कोई आँच नहीं आने दे सकते। अभी ये देखिए द हिंदू में एक आर्टिकल आए थे, बहुत सारे आर्टिकल चल रहे थे राइट टू प्राइवेसी पे, तो उसमें से ही एक था कि राइट टू लाइफ इज इंटरेस्टिंग टू लाइफ एंड लिबर्टी रूल्स सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 2017 में आ गया था। तो ये हेडलाइन से भी क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ, बाद में तो आर्टिकल तो रहेगा ही। तो इसलिए हिंदू और एक्सप्रेस इसमें भी चल रहा था बहुत। ये तो हिंदू, ज़्यादातर मोस्टली बच्चे हिंदू ही प्रेफर करते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है अभी, तो इसमें मेजरली अभी पढ़ना तो पड़ेगा ही। With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinizes and reports to the House whether the powers to make regulation, अभी इधर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, whether the powers to make regulations, rules, sub rules, bylaws, अभी थोड़ा सा लेजिस्लेशन का काम दिख रहा है, रूल्स, रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, बायलॉज। अभी लेजिस्लेशन तो यहाँ भी है और रूल्स यहाँ भी है, तो वो देखेंगे, हम देखेंगे बाद में। कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। मतलब ये जो है ये कौन बनाता है, ये कौन सी कमेटी बनाती है, रूल्स, पावर्स टू मेक रेगुलेशन, ये क्वेश्चन इतना ही है। तो ये घुमा फिरा के ऐसा बताया गया है, ये कौन सा है इसमें से आप चूज कीजिए। तो आंसर होगा अभी 50-50 पे आ जाता है, हमें कुछ आइडिया नहीं है कौन सा है, ना ही हमने कभी पढ़ा रहेगा। ये गवर्नमेंट अश्योरेंस का कुछ संबंध नहीं आता, ना ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी रह सकती है, ये रूल्स कमेटी या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो थोड़ा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ही लग रहा है, क्योंकि सब रूल्स, बाय लॉज, रूल्स, लेजिस्लेशन वगैरह वही लग रहा है, तो आंसर बी हो गया इसका। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वही स्टेटमेंट है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन 1953 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये रिपोर्ट करती है हाउस को वेदर द पावर्स टू मेक रूल्स, रेगुलेशन ये सब है या नहीं, बरोबर है या नहीं, प्रॉपरली एक्सरसाइज किया क्या है नहीं। और ये बोथ हाउसेस में कमेटी रहती है 15 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। सिंपल है, इंग्लिश एजुकेशन
किसके वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था? तो चार्टर एक्ट, अभी देखिए चार्टर एक्ट आ गया फिर से। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से? पॉज कीजिए और कुछ चीज़ें सॉल्व करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्टर एक्ट में तो लाख दिया गया था पर एनम, हर साल 1 लाख दिया गया था एजुकेशन के लिए, तो ये तो रह सकता है, 1 हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए, ये 3 ऑप्शंस हो गए इसमें से। फिर ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट मतलब क्या है? एंग्लिसिस्ट मतलब इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ा देने वाली, ओरिएंटलिस्ट मतलब जो रीजनल या वोकल लैंग्वेज रहेगी उनके ऊपर पूरा था। ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बाबा इंग्लिश रखना है या रीजनल लैंग्वेज रखना है, तो ये कंट्रोवर्सी में भी था, मतलब इंग्लिश को थोड़ा सा ये दिया था। 1 और 3 तो है, मतलब ये नहीं तो ये है। अभी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन तो हमें कुछ आइडिया नहीं है, पर अभी इतना बताया गया तो फिर अभी 50-50 पे है, तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 50-50 के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पॉजिटिव स्कोर के ज़्यादा रहते हैं चांसेस, तो इसलिए आप अभी आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अभी जो चार्टर एक्ट था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली पूरी अबॉलिश की गई थी इन टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इंडिया। जो इंडिया के साथ जो ट्रेड रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उनकी जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो पूरी अबॉलिश की गई। फिर बाद में मोनोपोली थी सिर्फ टी और चाइना, चाय और चाइना के साथ ही थी, या ऐसा याद कर सकते हैं, और 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, इसके आगे 20 साल तक ही, मतलब बाकी इसमें सब में उनकी मोनोपोली ख़त्म हो गई थी, सिर्फ ये छोड़ के। बाद में देखिए आपको बताया कि 1 लाख रुपीज़ पर एनम प्रमोशन दिया गया था एजुकेशन का। उनका ये पर्पज़ नहीं था कि एजुकेट होना चाहिए, बच्चे बढ़ने चाहिए, देश बढ़ना चाहिए। इनका ये पर्पज़ था एजुकेशन का कि हमें क्लर्किस्ट चाहिए जो हमारा सुने, हमारा ऑर्डर करे, हमारा ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, तो इसकी वजह से उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम भी वैसे ही बना दिया गया था। आप देखेंगे कि आप अभी जो हम जितने 90s वाले बच्चे हैं उनका जो भी सिलेबस था, अभी थोड़ा चेंजेस हो गए हैं वैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह, पर अभी जो एजुकेशन सिस्टम है जो 90s में जो एजुकेशन या उससे पहले, तो पूरा ऐसा था कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो भी है वो दिया गया वही लिखो, और उसको आगे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्वेश्चनिंग का नाम ही नहीं था। तो उनको वही चाहिए था, कोई क्वेश्चन ना करे, बस हमारा काम सुने, और बाकी कोई था ही नहीं, उनका पर्पज़ ही नहीं था, और लूट के चले जाए बस। बाद में चार्टर एक्ट तो जो था वो कंट्रोवर्सी किया गया कि बाबा इंग्लिश रहना चाहिए, इंस्ट्रक्शन रहना चाहिए, तो इसलिए उनका जो फंड था 1 लाख का, वो तो तब तक स्पेंड नहीं किया गया जब तक 1823 नहीं आया। और 1823 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल एक अपॉइंट किया कि एक कमेटी बिठाई गई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, उन्हें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि 1 लाख जो है वो एजुकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए और ये जो कमेटी थी उनका लॉर्ड मैक्यूले थे हेड, उसके साथ 10 यूरोपियन मेंबर्स थे। इतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया रहनी चाहिए कि बाबा क्या ये जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये पहली बार दिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बाकी कुछ नहीं। और ये वही इम्प्रूवमेंट ऑफ ओरिएंटल लिटरेचर वगैरह। बाद में ये जो कमेटी थी उन्होंने वोट किया, पर उसके बारे में भी सपोर्टर्स जो थे वो इंग्लिश कर रहे थे इंस्ट्रक्शन, बाकी बोल रहे थे क्लासिकल लैंग्वेज होने चाहिए, मतलब 5 हो गया वोट जो 10 मेंबर थी, इसलिए ये भी नहीं हो गया। लास्ट में 1835 में लॉर्ड मैक्यूले ने एक लिख दिया, उन्होंने मैक्यूलेज माइन्यूट बोलते, उन्होंने पूरा कंक्लूड किया कि उन्होंने स्ट्रेस किया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा मिड ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू इज मैन्यूट, वही बताया गया। लास्ट में ये पूरा झंझट होने के बाद बताया कि बाबा इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो इतना सब झंझट होने के बाद में बोला कि इंग्लिश होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी देखिए 9th शेड्यूल पर आ गया क्वेश्चन। 9th शेड्यूल मैंने पिछले वीडियो में किया है 2017, तो पूरे शेड्यूल्स देखिए 1, 2, 3 से लेकर 12 तक है, तो पूरे शेड्यूल के बारे में बताया गया है। बाद में वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड आउट। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा रहेगा तो आपको ये ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। तो ये तो गलत हो गया। केशवानंद भारती केस के बाद ये आप इसके ऊपर पूरा जुडिशियल रिव्यू ला सकते हैं, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और पहला तो सही है क्योंकि आपको कोई भी लॉ अगर प्लेस करना चाहते हैं 9th शेड्यूल में तो कर सकते हैं। आंसर हो गया 1 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आंसर हो गया ए। द 9th शेड्यूल जो था वो ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट हो गई थी 1951 में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ये आ रहे थे, कंप्लेंट्स आ रहे थे कि बाबा
आप एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला कैसे डाल सकते हैं 9 शेड्यूल को। अभी 9 शेड्यूल में जो भी लॉ बनाओगे आप उसके अंदर डालोगे और उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई नहीं क्या नहीं। एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन कैसे डाल सकते हो आप इसके ऊपर। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ऐसा गलत है, आप इसमें डाल सकते हो पर इसकी स्क्रूटिनी होना ज़रूरी है। तो स्क्रूटिनी ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी होना चाहिए। और ये बताया गया आर कोएल्लो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में। तो वही बताया गया है कि आप डायरेक्ट ऐसे नहीं डाल सकते, ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई लॉ वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके ऊपर हम जुडिशियल स्क्रूटिनी कर सकते हैं। ये कौन से लॉज पर अप्लीकेबल होगा, तो जो केशवानंद भारती जजमेंट आ गया तो उसमें बताया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ये रहेगा। तो उसके बाद से जो भी लॉ अप्लाई होगा उनके ऊपर पूरा जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकता है अगर बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर धक्का पहुंचा तो। वो डेट थी 24 अप्रैल 1973, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आर्टिकल 356 मतलब इमरजेंसी। हार्डली 10 to 15 टॉपिक से ऐसे रहेंगे जो इसके ऊपर घुमा फिरा के वही सवाल पूछते हैं। अभी इसमें पूछा है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी लगाता है आर्टिकल 356 के तहत तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट की असेंबली डिजॉल्व हो सकती है ऑटोमेटिकली, या फिर जो लेजिस्लेचर की जो पावर बनाने की है स्टेट की तो वो जाएगी पार्लियामेंट के अंडर, या आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, या प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। इसमें से कौन सा सही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट खुद लॉ नहीं बनाते। अपने को लगेगा कि प्रेसिडेंट बनाते हैं पर इनके अंडर जो काम बनाने का है वो इनका नहीं है, ये लेजिस्लेचर का है। तो ये गलत हो गया। आर्टिकल 19 कभी सस्पेंड ही नहीं होता, ठीक है। ये सस्पेंड होना मतलब लिबर्टी को क्वेश्चन करना है। असेंबली ऑफ स्टेट इज ऑटोमेटिक, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा कि असेंबली डिसॉल्व डायरेक्टली नहीं होती, उसको प्रेसिडेंट को रुकाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड की जा सकती है, ना ही डिसॉल्व। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत आंसर हो गया ये। क्योंकि जो पावर है लेजिस्लेचर की, जो लॉज बनाने की जो स्टेट में रहेगा वो पूरा अंडर जाता है पार्लियामेंट के अंडर। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी अभी स्टेट के ऊपर वो लागू हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते। तो हमने पिछले वीडियो में देखा है 2017 के पूरा डिटेल में इमरजेंसी के बारे में, स्टेट इमरजेंसी बोला जाता है इसे। तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए ये। और इसमें यही बताया कि प्रेसिडेंट बाय प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज, मतलब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं कि बाबा जो स्टेट के जो पावर्स रहेगी वो अथॉरिटी आएगी पार्लियामेंट के अंडर। बस इनका काम है बोलना, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वॉज द स्वतंत्र पार्टी। फिर लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में फर्स्ट टाइम। फिर लोकसभा को अगर एक पार्टी के पास मिनिमम 75 मेंबर्स है तो इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। मतलब अभी किसी पार्टी के 75 मेंबर्स है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, आप पॉज कीजिए और कोशिश सॉल्व करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वतंत्र पार्टी तो नहीं थी फर्स्ट लोकसभा में, कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो पहला तो गलत हो गया, 50-50 पे आ गया। ये जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। वैसा देखा जाए तो क्रक्स इधर है पूरा क्वेश्चन का, ये आपको पता रहना चाहिए। ये अगर ये भी पता नहीं ये भी पता नहीं तो भी चलेगा, पर ये पता रहना चाहिए। अभी जो अपोजिशन का है वो 1/10% है। 1/10 मतलब जो 550 मेंबर्स है लोकसभा के, उसका 1/10 हो गया 55। तो 55 मिनिमम मेंबर्स रहने चाहिए, ना कि 75। तो आंसर ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर हो गया 2। मतलब अगर आपको ये भी पता नहीं ये भी पता नहीं तो भी चलेगा, पर ये पता रहना चाहिए। ये बेसिक है, पार्लियामेंट का बेस है लोकसभा का। तो ये आंसर रहना चाहिए। आंसर हो गया बी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते। जो जनरल इलेक्शन था 51-52 का वो 25 अक्टूबर 1951, 21 फरवरी 1952। ये थोड़ा सा ये जो डेट्स वगैरह रहते हैं ये एमपीएससी में पूछे जाते हैं। माइन्यूट डिटेल्स पे काम चलता है एमपीएससी पे। यूपीएससी थोड़ा जनरलिस्टिक रहती है। और ये फर्स्ट इलेक्शन हो गया था लोकसभा का इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था अगस्त 1947 के बाद। तो आईएनसी सबसे ज़्यादा खतरनाक विक्ट्री हो गई थी उनकी। 364 सीट्स मिले थे 489 में से, मतलब 45% टोटल वोट्स हो गए थे। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, वन पार्टी डोमिनेशन था पूरा उसके आगे। तो फिर जवाहरलाल नेहरू बन गए थे फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। फिर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकंड आई थी सिर्फ 16 सीट्स के साथ। मतलब लार्जेस्ट पार्टी देखिए, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी 16 सीट की है सिर्फ। इनका देखिए किधर है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी का डिफरेंस देखिए, 364 किधर और 16 किधर। इसलिए पहला तो गलत हो गया क्योंकि उन्होंने बोला स्वतंत्र पार्टी, तो वो नहीं था, ये था सीपीआई थी। फिर बाद में 1969 में फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था और उन्हें स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी मिल गया था 1977 में।
इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही होता है। और द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के पास नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब जितने हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसका 1/10 रहना चाहिए, मतलब वही 55 सीट्स। और ये मावलकर रूल को बताया गया है, एज पर द मावलकर रूल, इसलिए आंसर थर्ड करेक्ट होता है, इनकरेक्ट होता है। तो थैंक यू, ये वीडियोस देखते रहिएगा। 2016 के है, ये 17 के है, तो आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।